अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हैदर कलीम और इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर की एक आम शाहराह पर। आज आलमी तौर पर यूथ का, नौजवानों का दिन मनाया जा रहा है और हम देखते आए हैं कि जैसे पूरी दुनिया में कोई भी मुल्क ले लें, अमेरिका हो, यूरोपीय कोई ममालिक हों या एशियन कोई ममालिक हों, हमेशा हुकूमती पार्टियाँ, अपोजिशन पार्टीज़, कौमी इदारे या कोई भी बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, वो हमेशा यूथ की बात करते हैं कि यूथ ही मुल्क का मुस्तकबिल है। लेकिन आज हम जानने जा रहे हैं लाहौर के नौजवानों से कि वो बतौर यूथ, बतौर नौजवान अपने मुस्तकबिल को कैसे देखते हैं और उनके क्या मसाइल हैं। वो क्या समझते हैं कि कौन से अहम मसाइल हैं, कौन से अहम ज़रूरियात हैं उनकी, जो अगर पूरी हो जाएँ तो मुस्तकबिल रोशन हो सकता है। तो हम बात करते हैं, हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं, तो हम साथ साथ उनका तारुफ़ करते चलेंगे और उनसे बात करेंगे। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हसनैन जमील। तो हसनैन, बताइए कि पूरी दुनिया में देखा जाता है कि यूथ की बात की जाती है और ख़ास तौर पे इस वक्त पाकिस्तान में जो हुकूमती पार्टी है उसने सबसे बड़ा यूथ का नारा लगाया कि हम यूथ को आगे लेकर आएंगे। आप बतौर नौजवान क्या समझते हैं कि क्या वाकई नौजवान आगे आए हैं? मुल्क की भागदौड़ नौजवानों के हाथ में अगर नहीं है तो नौजवानों के मसले क्या हैं? नौजवानों के जी एक मसला नहीं है, बहुत सारे मसाइल हैं। और जो बार बार हमें एक लॉलीपॉप दिया जाता है हर सियासी जमात के लीडर की तरफ से या हर जो मोटिवेशनल स्पीकर की तरफ से कि आप नौजवान हैं और आप मुल्क का मुस्तकबिल हैं, लेकिन हकीकत में आप देखें कि मुस्तकबिल कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सबसे बड़ा आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स बाहर हैं, उनके यूनियन का हक़ नहीं है, उनको पढ़ने का हक़ नहीं है, उनको बोलने का हक़ नहीं है, उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। और जिस तरह आपने बात की कि तहरीक इंसाफ जो जमात वो यूथ की बुनियाद पर आई, लेकिन अभी इनकी देख लें, हालिया मिसाल है कि टाइगर फोर्स बनाई थी और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था जी कि नौजवान आ रहे हैं और हर शहर में टाइगर फोर्स का जो प्रेसिडेंट है या जो उसको हेड कर रहा है वो 50 से 60 साल का बब है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह यूथ को जो है वो यूथ के नाम पर पीटीआई ने पहले वोट लिए और अब ये टाइगर फोर्स और इस तरह के जितने भी ये जो हैं हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, यूथ को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, उनका नाम इस्तेमाल करते हैं। उनकी कोई पोलिटिकल से नहीं है, उनकी कोई पोलिटिकल विल नहीं है, उनका कोई पोलिटिकल फ्यूचर ही नहीं है। आप देखेंगे, एक मैंने रिपोर्ट पढ़ी पिछले दिनों, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट थी पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान के अंदर 20 साल के बाद सियासी लीडरशिप का गैप आ जाएगा, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन ही नहीं है। जब स्टूडेंट्स ही पोलिटिसाइज नहीं है, वो उनको अपना राइट का पता ही नहीं है, जब पाकिस्तान में फ्यूचर जो लीडरशिप एक ग्रो करने वाला इदारा जिसको हम स्टूडेंट्स लीडरशिप कहते हैं, वही जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आपका मुल्क आगे कौन चलाएगा? ब्यूरोक्रेट चलाएंगे या वही जो पुरानी शराफिया उनके बच्चे यहाँ पे चलाएंगे, जो जागीरदार वडेरे जो शिफ्ट करते आ रहे हैं इक़्तिदार अपने बच्चों से बच्चों तक। तो हम जैसे जो आम नौजवान हैं, जो हकीकत में मसाइल को समझते हैं कि हमारे मसाइल क्या हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जब से पाकिस्तान बना है तो हमने देखा एक स्कीम के तहत जो स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान के, उन्हें पॉलिटिक्स से दूर रखा गया और पॉलिटिक्स के ऊपर चंद ख़ानदानों का और चंद जागीरदारों का और चंद अशराफिया का कब्ज़ा है। वो अपने हिसाब से चीज़ों को रन करते हैं। और दूसरी बात, मैं आपसे थोड़ा सा इख्तिलाफ़ करना चाहूँगा कि आपने ये कहा कि सारे लोग यूथ की बात करते हैं। या इस हद तक तो बात ठीक है कि सारे लोग यूथ की बात करते हैं, लेकिन वो महज़ एक सियासी नारा है और उससे आगे अमली इक़दाम में मतलब हमें कुछ भी चीज़ उसमें कोई भी चीज़ प्रैक्टिकल हमें नहीं आता नज़र कि उन्होंने प्रैक्टिकल क्या किया आज तक यूथ के लिए। बहुत बात ये की कि अभी कोविड का मामला हम उठा के देख लें तो बहुत बात ये की कि जी हम तलबा का साल बचाना चाहते हैं, तलबा का साल ज़ाया ना हो जाए। तो किसी ने बड़ी अज़राह तफन्नुन ये बात की कि जो इस तालीमी निज़ाम से पढ़ के बाहर आता है उसकी सारी ज़िंदगी ज़ाया हो जाती है। तो आप एक साल बचाने को क्या मतलब कि क्या कहना चाह रहे हैं आप एक साल बचा के? तो बेसिकली जो मसला निज़ाम का भी है और मसला ये है कि इस निज़ाम को बदलने की कोशिश कोई नहीं की गई आज तक। जैसे हुसनैन भाई ने बात की कि तालीम का वो उठा के देख लें, मतलब जो सालाना बजट है तालीम का वो उठा के देख लें तो वो जीडीपी का कितने फ़ीसद है। तो उसी से वाज़ेह हो जाता है कि ये किसी की तरजीह ही नहीं है। कितने नौजवान बेरोज़गार हैं, कितने नौजवान क्या कहते हैं नौकरियों की तलाश में हैं और कितने नौजवान पढ़ाई की वजह से ख़ुदकुशी कर रहे हैं। और मैं एक बात ये भी करना चाहता हूँ, आपने कहा कि यूथ का आलमी दिन है और यूथ का पाकिस्तान कैसा होगा। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो तालीमी निज़ाम है जिसमें से हमारा नौजवान, हम लाहौर में बैठे हैं, लाहौर के तालीमी इदारे हैं, बाहर से लोग आते हैं पढ़ने के लिए। तालीमी निज़ाम बजाय उन्हें कुछ दे, वो उनसे जो कुछ वो लेकर आते हैं वो भी छीन लेता है और वो बहुत बुरी तरह ट्रॉमेटाइज़ कर देता है वो हमारे बच्चों को। तो और काउंसलिंग का कोई निज़ाम नहीं है कि बच्चों ने कहाँ जाना है, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, कौन सा करियर परस्यू करना चाहते हैं। किसी भी किस्म का ये तो डिबेट्स ही नहीं है। और बुनियादी हक़ है कि स्टूडेंट्स के पास ये राइट हो कि वो सियासत में हिस्सा लें।
पूरी दुनिया के अंदर होता है। यूके में मतलब जहाँ से हमने ये निज़ाम कॉपी किया हुआ है पूरा का पूरा निज़ाम, वहाँ पर यह हक हासिल है स्टूडेंट्स को, लेकिन पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को ये भी हक हासिल नहीं है। पहली तो बात ये है कि जो आम सा वर्कर टाइप यूथ स्टूडेंट है उसके लिए तो ज़िंदगी इतनी मुश्किल है कि उसे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए और घर के अखराजात को चलाने में दोनों में फ़ैसला करना पड़ता है, और दोनों को डिफ़िकल्टी के साथ वो लेके चलता है, और इतना लेके चलता है कि वो इन द सेम टाइम एंजाइटी का भी पेशेंट है, वो डिप्रेशन का भी, वो ट्रोमेटाइज भी है, और वो जहाँ पे वर्क करता है वो वहाँ पे वर्क हरासमेंट भी फेस कर रहा है, वहाँ पे उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस भी हो रहा है। फिर तालीम के लिए वो जिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में जाता है वहाँ पे वो भी उनका खून चूसते हैं, ठीक है, और वो भी उनको जो है उतना ही मेंटली और फिज़िकली टॉर्चर करते हैं। तो वो तो उसकी तो ख्वाहिश ही नहीं है कि पाकिस्तान में उनके लिए एक नई जन्नत बना दी जाए। उनकी तो ख्वाहिश यही है कि उनको तालीम फ्री कर दी जाए। उनके लिए सबसे बड़ी शायद जो है अपॉर्चुनिटी ये होगी। उनको लगता है कि शायद कल को उनको नौकरी मिल जाएगी तो उनकी ज़िंदगी बन जाएगी। एक आम पाकिस्तानी, एक वर्किंग क्लास, एक मिडिल क्लास जो नौजवान है, वो ये नहीं सोचता कि मैंने कोई 8 कनाल की कोठी बनानी है, पैड वाला कोई अपना जो है ना वो बंगला बनाना है। उसके लिए 3 वक्त की रोटी और अपने घर, अपने बहन भाइयों की तालीम, तन पे कपड़ा, सर पे छत का जो सवाल है ना, वो पूरा हो जाना गनीमत है। वो इसको समझते हैं, इन चीज़ों को समझते हैं कि अगर यही मिल जाए तो वो समझेंगे कि पाकिस्तान तरक्की की राह पे एक्चुअली गामजन हो चुका है, जो अभी नहीं है। जहाँ तक पीटीआई की बात है कि उन्होंने यूथ का नारा लगा के आगे आए, उन्होंने एक्चुअली यूथ को आगे लगा दिया है। उन्होंने इतनी महंगाई कर दी कि पहले जो स्टूडेंट कमो पेश अपने माँ बाप की किसी ना किसी अर्निंग पे बिना किसी जॉब के, दिहाड़ी मजदूरी के पढ़ रहा था, अब वो भी उस तरफ आ चुका है और वो मजबूर है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि सिर्फ आप काउंट करते हैं कि जी 12 लाख वो लोग हैं जो नौकरी पे थे। आप ये बताएं कि 12 लाख के अलावा वो लोग जो कि डेली वेजिस पे आम पेशे के साथ जुड़े हुए थे, नौजवान जो किसी कंपनी के आम बंदे के साथ थे, वो उनका क्या हालात हैं। कोरोना के लॉकडाउन में उनके साथ क्या क्या हुआ और वो किस किस किस्म की जो है वो गलत कामों की तरफ गए, उस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा। आप ये भी नहीं समझ आ रही अभी तक आवाम को कि आपको हम किस तरह बताएं कि उनके साथ ब्लैक माफिया ने जो किया है, क्योंकि उनके पास जॉब तो नहीं थी, अपॉर्चुनिटी तो नहीं थी। जो जॉब दे रहे थे वो आधी तनख्वाहें काट रहे थे कि हम आपको सैलरी नहीं दे सकते, क्यों, या तो हम आपको निकाल देंगे। निकाल दिए गए। जो बाकी थे उनसे काम लिया गया 12 घंटे, उनको सैलरी दी गई 4 से 3 घंटे की। यहाँ पे अशराफिया अपनी ख्वाहिशात पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन वो ये चाहता है कि एक मज़दूर नौजवान अपनी तालीम पे कंप्रोमाइज़ करे, अपनी रोटी पे कंप्रोमाइज़ करे, अपनी रात की नींद, अपनी सुकून पे कंप्रोमाइज़ करे। इस तरह निचोड़ा जा रहा है नौजवान को। जिस तरह ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2018 जो सा है वो बन तो गया है, लेकिन ये है कि वो सिर्फ बना ही है, वो उसकी कहीं पे भी हमें कोई इम्प्लीमेंटेशन कहीं नज़र नहीं आती। किसी भी प्रॉपर कोई जो उनसे गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में कहीं पे भी हमें नोटिफिकेशन नहीं कहीं नज़र आती। इवन के पुलिस का जो उनसा रवैया है वो सेम एज इट वही पुराना जो उनसा एक रवैया उसी तरह से ही है। हाँ, अगर कोई थोड़ी कोई पढ़ी लिखी कोई ट्रांस या कोई थोड़ा बहुत भी अगर कोई पढ़े हुए जिनको थोड़ा सा बातचीत का आइडिया है कि उनको उनके राइट्स क्या हैं, वो अगर बात करें तो उनका थोड़ा सा रवैया चेंज होता है। आई नो कि जो सेंसिटाइजेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और लेकिन ये कि जो अगर गवर्नमेंट की तरफ से अगर बात करें या तो वो कुछ जगहों पे, या फिर अब जिस तरह रिसेंटली जो अभी GCU की तरफ से एक आया है कि गवर्नमेंट जो ट्रांसजेंडर्स को वो लोग प्रॉपर वो सीट वगैरह करेंगे और उनका तो, लेकिन मैं तो ये बात करती हूँ कि सिर्फ उधर का ही क्यों है ऐसा। मैं तो जब से जो सा एक्ट बना है उसके बाद से मैं कह रही हूँ कि जब तक हम लोग की एजुकेशन, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की जब तक एजुकेशन के ऊपर काम नहीं होगा तो प्रॉपरली हम लोग भी चीज़ों में उस तरह से इन्वॉल्व नहीं हो सकते। और जब तक स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग को एडमिशन्स ही नहीं मिलेगा, एक्सेप्टेंस ही नहीं होगी, तो हम लोग किस तरह से चीज़ों में हम लोग आगे आएंगे। और इन सारी चीज़ों के लिए ना सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोगों का प्रॉपर वहाँ पे एक बॉक्स हो, जिस तरह मैं पहले भी बात करती रही हूँ कि मेल का, फ़ीमेल का एक हम लोग को टिक की ऑप्शन होती है, बॉक्स होता है, उस तरह या तो थर्ड एक बॉक्स और हो ट्रांसजेंडर्स का। और अगर वो नहीं कर सकते हैं तो इतना तो किसी को आइडिया है ही कि उसको अपने जेंडर में क्या लिखना है, तो वो जेंडर लिख के आगे फ़ीमेल, मेल या फिर ट्रांसजेंडर का वो उसमें मेंशन करें।
तो लेकिन अभी जो सा काम तो हो रहा है, कुछ चीज़ों में आगे आ रहे हैं, लेकिन ये कि अभी बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों में, सब कुछ में। मैं रियलिटी के ऊपर बात करती हूँ, मैं ये नहीं करती कि मैं किताबी या लोगों की या फिर क्या इमेज मुझे दिखाना है, मुझे वो चीज़ करनी जो मैं प्रॉपर्ली फ़ील कर रही होती हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक माइनॉरिटी से भी है और मेजॉरिटी से भी है। बीइंग अ मुस्लिम मैं मेजॉरिटी को भी देख रही हूँ, तो अगर हम लोग, मैं वैसे अगर ट्रांस कम्युनिटी की बात करूँ, ख्वाजा सारा कल्चर की बात करूँ, तो उसमें तो हम लोग तो इस चीज़ को देखते ही नहीं है कि क्या हिंदू सिख और क्या चीज़ है। हम लोग तो सबसे पहले जेंडर को ही हम लोग उसमें करते हैं। और इसी तरह अगर मैं वैसे और लोगों से जब मैं बातचीत कर रही होती हूँ और लोगों से जब मिल रही होती हूँ, अब मैं अगर इधर बात करूँ अ पर्सन विद डिफरेंट डिसेबिलिटीज़, मतलब वो लोग भी हम लोगों के साथ ही हैं, यहाँ की पाकिस्तान की शहरी हैं, उनको कितना ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं। इसी तरह क्रिश्चियन कम्युनिटी को कितने ज़्यादा हम लोग उसको हाईलाइट नहीं कर रहे होते, लेकिन हम लोग को कितनी चीज़ें दबा दी जा रही होती हैं ना, तो चर्चिज़ वगैरह को कितने नुकसानात हो रहे होते हैं। और मंदिर की अगर हम लोग बात करें तो उस तरह उनको भी काफ़ी ज़्यादा, तो ये आई थिंक कि इस चीज़ को, इस फेज़ को मतलब इन चीज़ों से निकलने में हमें तो बहुत टाइम लगेगा, या फिर शायद हम लोग निकल ही नहीं सकेंगे, या हम लोग निकलना ही नहीं चाहते। हम लोग उन्हीं चीज़ों में, एक हमारी जो एक पुरानी जो चल रही हैं, उन्हीं चीज़ों में ही हम लोग रहना चाहते हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में मसाइल बहुत हैं और लोग तनकीद भी बहुत करते हैं, लेकिन जो सबसे पहले इसकी ज़रूरी एक बात है वो होती है, हमारे आर्टिकल 19 ही कहता है कि फ़्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आपके जो भी मसले मसाइल हैं, आवाम के जो उनको चीज़ बेहतर लगती है, जो उनको बुरी लगती है, उसको ज़रूरी है कि बताया जाए, उसका इजहार किया जाए। लेकिन पाकिस्तान में इस चीज़ को सबसे ज़्यादा दबाया गया है, वो चैनल हो, वो सियासी पार्टीज़ हों, वो मुख्तलिफ़ इदारे हों, इवन के रिलीजियस कम्युनिटीज़, हर चीज़ को एक उस पर सैंक्शन लगा देती कि यार आप इस बारे में बात नहीं कर सकते, ये जो है वो एक इखलाक से गिरी हुई बात हो जाएगी, इससे किसी चीज़ को ख़तरा है। तो ये तमाम तरह चीज़ें जो हैं वो एक आम इंसान को सोचने पे जो है वो मजबूर, मतलब हमें लोगों को करना चाहिए, उसको सोचने की इजाज़त नहीं है, उसको बोलने की इजाज़त नहीं है। जब तक ये दो चीज़ों को हम जो हैं आज़ादी नहीं देंगे, आपके अवाम के अपने मसले मसाइल क्या हैं और उसको किस तरीके से हम ख़त्म कर सकते हैं, हमें इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। इवन कि ये जो गवर्नमेंट है कि या जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स आई हैं, वो सबसे पहले इसी चीज़ को रोकती हैं कि उन पर तनकीद ना हो, और वो समझते हैं कि शायद वक्त बदलेगा, बेहतरी आएगी, लेकिन जब तक आप आवाम को ही रोक देंगे, आप में बेहतरी नहीं आ सकती। इस पेंडेमिक की सूरत में जो वो तालिब इल्म जो कि नौजवान साथी हैं, लेकिन वो अपने अपने इलाकों में गए हैं, तो उनके लिए जो एक चीज़ नज़र आती है वो ये है कि हमारा माशरा नौजवानों को ये समझता है कि बस ये आगे हैं, तालीम हासिल कर ली है, तो बस इनका रोशन मुस्तकबिल जो है ना वो शुरू होने वाला है। तो अब जो 4 से 5 साल 5 महीने का जो टाइम इन्होंने घरों में गुजारा है, तो वो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि घर वालों के लिए ये चीज़ वो भी इस चीज़ को मानते हैं कि लोग जो है ना वो ज़ाया हो रहे हैं या कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन उनकी तरफ से मुसलसल जो है ना वो डिमांड आ रही होती है कि आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हो। अब उनको इस चीज़ की रियलाइजेशन करवाना कि ये हमारे बस में नहीं है, तो एक तो वो बड़ा मुश्किल इक़दाम है। अब उसके हवाले से ये है कि गवर्नमेंट ने क्या चीज़ें अपनाई हैं। अब वो नौजवान जो, हमें ये भी पता है कि हमारा यहाँ पे यूथ बल इतना ज़्यादा है कि मार्केट के अंदर सरप्लस लेबर मौजूद है, तो अब तो सबसे पहले जो मार्केट ने किया है वो तो ये है कि नौजवानों को निकालने की कोशिश की है, ठीक है, नौजवान लेबर जो थी उसको निकाला है। अब उसकी वजह से बेरोज़गारी और ज़्यादा बढ़ी। अब इस हवाले से गवर्नमेंट ने कोई ऐसे इक़दाम नहीं उठाए कि जो है वो इस चीज़ को प्रोटेक्ट कर सके। और एक और जो अलामिया में नज़र आता है वो ये भी था कि अलमिया कि वो नौजवान उस्ताज़ा जो कि तलीमी इदारों में पढ़ा रहे हैं और वो कोशिश कर रहे थे कि लोगों को तनकीदी सोच देने का, वो भी इस चीज़ से मुतासिर हुए हैं। मेरे पास अभी तो है, लेकिन काफ़ी ऐसे लड़के हैं कि मतलब बहुत सारे लड़के हैं जो मुझे कहते हैं कि हमें नौकरी दिलवा दो, स्वीपर की हो जाए। स्वीपर सबसे कम मतलब पे होती है 5000 होती है या 10000 होती है मैक्सिमम, लेकिन वो नौकरी भी नहीं है यहाँ पे। MM आलम पे या कहाँ पर भी आप चले जाएं लाहौर में, वहाँ पर यहाँ पर नौकरी नहीं दे रहे। जो लड़के हैं मतलब ये उनसे ही वो काम लेते हैं कि जो लहदा मतलब होते हैं, कितने भी लड़के होते हैं, मतलब सेल्समैन हो गए, मैनेजर्स हो गए, या तो स्वीपर हो गए, या मतलब जो डिफरेंट कैटेगरीज में आती हैं, लेकिन वो मतलब नहीं है, काम शम है ही नहीं यहाँ पे, बिल्कुल लाहौर में नहीं है। देखें, जो स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च था उसके बाद तो हुकूमत की तरफ से या रियासत की तरफ से तो कोई मुस्बत रवैया हमें नहीं मिला। हमारे साथियों के ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगाए गए, कई केसेस हैं जो हम अभी तक भुगत रहे हैं, एक मुख्तलिफ़ तरह का क्रैकडाउन था। लेकिन एक अचीवमेंट जो हम समझते हैं वो बड़ी ये थी कि हमारी नौजवान
एक जनरेशन में, ख़ास करके स्टूडेंट तबके के अंदर एक नई तरह का जो शऊर है वो जन्म ले रहा है। और ख़ासकर अब जब हम इस टाइम पे बात कर रहे हैं तो ये कोविड-19 का जो लॉकडाउन था उसके बाद के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। अब वो मसाइल जो हमने तलबा मार्च में उठाए थे वो अपनी जगह पे इंटैक्ट हैं, लेकिन इन 6-7 माह के लॉकडाउन ने जो कई नए तरह के सवाल हैं जो जन्म दिए हैं इस सारे दौरानिए के अंदर, और बड़े सीरियस किस्म के क्वेश्चंस हैं। स्टूडेंट्स के साथ जो ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे एक तरह का मजाक किया गया, उसकी वजह से जो हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो एक अथॉरिटेरियन जो स्ट्रक्चर है इसके साथ साथ डिजिटल डिवाइड, एजुकेशनल डिवाइड और हर तरह की मुआशरे के अंदर जो तालीमी निज़ाम के अंदर तकसीम है और दैन जो मुआशरे के अंदर तकसीम है, वो सब कुछ इस लॉकडाउन के दौरान वाज़े हो चुका था, बिल्कुल नुमाया तौर पर सामने आ गया। तो अब जो इसके बाद हम देख रहे हैं, अब लॉकडाउन खुलता है, कैंपसेस खुलेंगे, तो एक नई तरह की तलबा की तहरीक है जो हम इमेजिन कर रहे हैं, जो हमें नज़र आ रही है। और ना सिर्फ तलबा की, मज़दूरों को जिस तरह से बिट्रे किया गया, इस माशरे के जितने पिसे हुए तबकात थे, इवन के जो इस हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स थे, डॉक्टर्स थे, उनको जिस तरह से बिट्रे किया गया इस हुकूमत ने, पूरी दुनिया में यहाँ पे उन्हें सलूटें मारी गई, सलामियाँ दी गई, लेकिन जब उन्होंने अपने प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स मांगे थे तो तब हमें याद है कि उन्हें भूख हड़तालें भी करनी पड़ी, उन्हें जेलें भी देखना पड़ी। तो ये इस हुकूमत का बुनियादी तौर पे ये मतलब यूथ भी, अब हमें थोड़ा सा वर्ड ऑकवर्ड लगता है कि जितना इस पार्टी ने इस वर्ड को यूज़ किया था, लेकिन जितना अब इस पार्टी ने पूरी यूथ को बिट्रे किया है वो भी काबिल दीद है। आखिर में बस ये कहना चाहता हूँ कि फ्रांस काफ्का की एक कोटेशन है बड़ी ज़बरदस्त के हर जनरेशन का एक अपना मिशन है जो उसे आइडेंटिफाई करना है। अब ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसे आया कि बिट्रे करती है या वो अपने उस मिशन को जीती है। तो ये हमारी यूथ का अब एक मिशन है जो बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका है पिछले सारे दौरानिए के अंदर, और अब ये हमारी यूथ के ऊपर है। देखिए, बाप दादा की सोच लेकर जो आज से 30 साल पहले की सोच थी, हवाओं में बातें करके चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, वो पीटीआई के एक्सपेरिमेंट ने बिल्कुल वाज़े कर दिया है। अब एक नई तरह की सोच की, नए आइडियाज़ के साथ एंगेज करते हुए एक नई तरह के मुआशरे को जब तक हम इमेजिन नहीं करते तब तक हम उस मुआशरे को तामीर भी नहीं कर सकते। नाज़रीन, आपने देखा कि नौजवानों ने मुख्तलिफ मसाइल की निशानदेही की, लेकिन उन्होंने जो अहम सबसे मुद्दा उठाया वो रोज़गार से जुड़ा है। और इसमें एक अहम बात ये भी है, ख़ास बात ये भी है कि मौजूदा हुकूमत, मौजूदा वज़ीर आज़म, उनका सबसे बड़ा नारा ये था कि यूथ के लिए नौकरियां होंगी, रोज़गार के मौक़े होंगे, उनके सर पर छत होगी, उनके पास तालीम होगी, उनके पास सेहत होगी। लेकिन यूथ, नौजवान नस्ल पाकिस्तान की, इस वक्त जो लाहौर के नौजवान हैं, वो ऐसा नहीं समझते कि मौजूदा हुकूमत या वज़ीर आज़म उनके दिन पर भी ऐसा कोई इक़दाम अभी तक नहीं उठा पाए, और उनको जो एक तहफ़्फ़ुज़ रियासत की तरफ से ज़रूरी था वो नहीं दे पाए। देखने का बहुत शुक्रिया। हैदर कलीम, voicepk.net के लिए लाहौर से।